हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यह रहा, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? निम्न में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं? आपके पास 10 सेकंड दिए जाते हैं। आप 10 सेकंड में सही उत्तर को चुनिए। आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर चुना होगा। इसका सही उत्तर है विदिशा। आइए अब इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा में स्थित हैं। इसका निर्माण करता अर्थात निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण वीरसेन ने करवाया। वीरसेन कौन था? वीरसेन चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। अब यह उदयगिरी की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? तो यह दो धर्म अर्थात जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। इस उदयगिरी की गुफाओं में कुल 20 गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं, जिनमें से पहली गुफा और 20वीं गुफा अर्थात पहली और अंतिम गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और बाकी यानी कि शेष गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में जो है इनकी टोटल 20 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख गुफाएं हैं, जैसे कि गुफा नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो गुफा नंबर 1 को क्या कहते हैं? सूरज गुफा। यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 4 जिसे बीन की गुफा कहते हैं, इसमें एक शिवलिंग स्थापित है। क्या स्थापित है? एक शिवलिंग स्थापित है। 5वीं गुफा वराह अवतार की प्रतिमा को दर्शाता है। और 13वीं गुफा शेष नाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को प्रदर्शित करता है। अर्थात उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसका निर्माणकर्ता कौन है? वीरसेन है। मंत्री किसका था? वीरसेन चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। उदयगिरी की गुफाएं हैं कहाँ पे? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। उदयगिरी की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से पहली और 20वीं अर्थात अंतिम गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और शेष गुफाएं किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में जो है पहली गुफा, प्रथम गुफा जिसे सूरज गुफा कहते हैं, वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और बाकी की जो गुफाएं हैं, पहली और 20वीं गुफा किससे? जैन धर्म से संबंधित है। इसमें प्रथम गुफा क्या नाम है उसका? सूरज गुफा। किससे संबंधित हो गई? ऑटोमेटिकली जैन धर्म से संबंधित हो गई। अब इसमें जो चौथी गुफा है उसे बीन की गुफा कहते हैं। इस चौथी गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है। अगर कभी पूछता है कि उदयगिरी की चौथी गुफा में क्या विशेषता है, ऑप्शन देता है, शिवलिंग ऑप्शन है तो आपको शिवलिंग टिक करना पड़ेगा। 5वीं गुफा में वराह अवतार की प्रतिमा स्थापित है। और 13वीं गुफा में शेष नाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को दर्शाया गया है। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किसके जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से किसके जन्मदिन को अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? आपके पास 10 सेकंड है सही उत्तर का चुनाव करने के लिए। आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर को चुनाव किया होगा। इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो थे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो 3 मरतबा अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 माह के लिए और एक बार पूरी तरह से 5 साल के लिए। अर्थात कुल ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना। ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर, आप देखते होंगे। आप में से सभी लोग जानते हैं अटल जी हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को 25 दिसंबर 1924 को कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। इनकी जो मृत्यु हुई थी अर्थात इनका स्वर्गवास हुआ था 16 अगस्त 2018 को। 16 अगस्त 2018 को इनका स्वर्गवास हुआ। और इन्हीं के जन्म दिवस अर्थात 25 दिसंबर के दिन भारत सरकार अब गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उम्मीद करते हैं आप इसके सही उत्तर का चुनाव करेंगे, क्योंकि हमने इसको कई बार आपको पढ़ाया है और बताया है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। चलिए आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं।
आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर चुना होगा। इसका सही उत्तर है अमरकंटक। सही उत्तर है अमरकंटक। हमने आपको कई बार बताया है कि जो ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटा गया था। मैकाल, महादेव और राजपीपला। राजपीपला 3 भागों में सतपुड़ा को बांटा गया था। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है मैकल से, ठीक है ना, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था, मैकल सुता पड़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक। हमने आपको पहले बताया था अमरकंटक किस जिले में पड़ता है। अब आपको जल्दी बताना है अमरकंटक किस जिले में पड़ता है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है, ठीक है ना। अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है। किस श्रेणी में, मैकल श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी जगह है, हमने बताया था अमरकंटक में सरस्वती कुंड, सरस्वती कुंड या नर्मदा कुंड, या कौन सा, नर्मदा कुंड। हमने आपको बताया था कि अनूपपुर अर्थात अमरकंटक में कौन सी जगह से नर्मदा निकलती है, तो सरस्वती कुंड या कि नर्मदा कुंड। अब देखते हैं कि ये जो अनूपपुर जिला है, नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में। अनूपपुर की कौन सी तहसील से, तो पुष्पराजगढ़ तहसील से जगह माई की बगिया नामक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13-12। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। यह 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, हमारा अपना मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और हमारा मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात। ये 3 राज्यों से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कुल लंबाई हमने बताया कि 13-12 अर्थात 1312 किलोमीटर है, जिनमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश से, 74 किलोमीटर कहाँ से, महाराष्ट्र से, और 16 किलोमीटर कहाँ से गुजरती है, गुजरात से। टोटल लंबाई 13-12, 1077 मध्य प्रदेश से, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र से, 161 किलोमीटर गुजरात से ये निकलती, प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है, नर्मदा नदी। और यह भारत में अगर बात की जाए, भारत में तो 5वीं सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी या लंबी नदी नर्मदा, ठीक है। अब नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। जब ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो जाहिर सी बात है कि यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या कि हृदय रेखा कहलाती है। एक चीज समझिएगा मित्रों कि जिस नदी का उद्गम जिस क्षेत्र से होता है, वह नदी उस क्षेत्र के लिए क्या कहलाती है, जीवन रेखा नदी। अर्थात उस नदी के जल पर वहाँ का जीवन टिका हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अधिकांश भूभाग में नर्मदा नदी के जल पर वहाँ के लोगों का जीवन आश्रित है। कई उद्योग धंधे, पनबिजली परियोजनाएं, नदियाँ, नहर नर्मदा नदी के जल पर ही निर्भर हैं। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या हृदय रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को राज्य की नदी का भी दर्जा दिया है, अर्थात इसे राज्य की नदी भी घोषित किए हुए हैं। इसी प्रकार से नर्मदा नदी का अगर प्रवाह क्षेत्र देखें, प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है, प्रवाह क्षेत्र का मतलब कहाँ कहाँ प्रवाहित होती, तो हमने बताया था कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात। ये इसका प्रवाह या अपवाह क्षेत्र कह सकते हैं। लेकिन इसका जो धारा ये हमारा क्या हुआ, समझते चलिएगा मित्रों, ये हमारा अमरकंटक, अमरकंटक का ये हो गया हमारा सरस्वती कुंड। इधर से नदी ये निकली, ठीक है, ये हमारी नदी निकली। इस नदी का अगर आप दिशा देखेंगे, प्रवाहित होने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। कहाँ से, ये पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है ना। अर्थात ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और जब यह यहाँ से निकल कर जाती है तो गुजरात में खंभात की खाड़ी है या अरब सागर या तो कैम्बे, अरब सागर ये लिखा हुआ है, खंभात की खाड़ी कैम्बे या अरब सागर में जाके मिल जाती है,
ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कहाँ जाके मिलती है? खंभात की खाड़ी, कैम्ब्रिया की अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एक चीज़ जानिएगा, जब हम लोग भारत को देखते हैं, सॉरी, ये हमारा भारत है। तो भारत में जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां जाकर गिरती हैं, ये क्या है? BOB, यानी बे ऑफ बंगाल। बंगाल में जितनी भी नदियां गिरती हैं, ये सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। डेल्टा। बंगाल में जितनी भी नदियां जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो अधिकांशतः डेल्टा बनाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जो नदियां जाकर मिलती हैं, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ठीक है ना मित्रों, आप इतना समझ गए। इसी कारण आप देखते होंगे कि यह कहाँ गिर रही? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जाकर गिर रही है कहाँ पे? अपनी अरब सागर या कैम्बे में। तो क्या बनाएगी? एस्चुरी का निर्माण कराएगी। ठीक है ना। नर्मदा नदी पर सबसे पहली परियोजना बरगी बांध। कहाँ है बरगी बांध? जबलपुर में। यदि आपसे प्रश्न पूछता है बरगी बांध कहाँ पर स्थित है, तो बरगी बांध जबलपुर में स्थित है। ठीक है। इस परियोजना की समय अवधि अर्थात कब से कब निर्मित हुआ? तो 1974 से 1988 के बीच निर्मित हुआ है। अब इसका नाम क्या हो गया? बरगी बांध को अब किस नाम से जाना जाता है? तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख बांध हैं, इसमें कौन कौन से बांध निर्मित है? तो बरगी बांध हो गया, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर को कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या है? जलाशय है। यह ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर। ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उदयगिरी और खंडगिरी, कौन सी? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप सही उत्तर का चुनाव करें। दस सेकंड आपके पूर्ण हुए। आप में से बहुत सारे लोगों को ने मध्य प्रदेश को भी टिक किया होगा और कुछ लोगों को ने उड़ीसा को। इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। हमने जैसा कि पहले प्रश्न में पढ़ा था, हमारा पहला प्रश्न क्या था? आइए देखते हैं। ये हमने पहले ही प्रश्न में क्या पढ़ा था कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे? हमने टिक किया विदिशा में। इसी को सोच के अधिकांश लोगों ने टिक कर दिया होगा, किसे? मध्य प्रदेश को। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उदयगिरी और खांडगिरी। क्या है? अगर प्रश्न में देगा उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं, सिर्फ उदयगिरी यदि देता है तो बेझिझक आप मध्य प्रदेश लगाइए। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? विदिशा। लेकिन यदि देता है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, तब आपको उड़ीसा लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उदयगिरी तो मध्य प्रदेश, यदि उदयगिरी और खंडगिरी देता है तो उड़ीसा। बेझिझक आप इसको लगाइए। देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित हैं। इस गुफा का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जिसमें कलिंग के राजा खारवेल ने इन दोनों गुफाओं को कुमारी पर्वत के नाम से क्या किया है? संबोधित किया है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? आपके पास 10 सेकंड है। आपके 10 सेकंड पूर्ण हुए। सही उत्तर आप लोगों ने चुन ही लिया होगा, उम्मीद करते हैं। इसका सही उत्तर है सीधी। आपको पता है रीवा के एक महाराजा थे, राजा या महाराजा बोलिए, गुलाब सिंह। इन्हीं के नाम पर इस सागर बांध का नाम रखा गया, गुलाब सागर बांध। अब आप जानिएगा, रीवा जब रियासत हुआ करती थी तो रीवा के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे रीवा रियासत में? आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिएगा, माइंड को लगाइएगा और बाकी सब ऑप्शन को आप हटा दीजिएगा। जैसे गुलाब सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के।
तो रीवा रियासत में कौन कौन से रीवा रियासत में कौन कौन से जिले या भाग उस समय शामिल रहते होंगे, आप ही सोचिए। भोपाल था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भोपाल अपनी स्वयं की एक रियासत थी। जबलपुर नहीं था, चंबल नहीं था। अर्थात जब आप इन सब को हटा देते हैं तो बचता सिर्फ एक सीधी है, क्योंकि बघेलखंड में आज भी सीधी, रीवा, सतना, सिंगरौली और उमरिया, शहडोल, उमरिया, शहडोल, ये क्षेत्र शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है गुलाब सागर बांध, जब हम बात कर रहे हैं रीवा रियासत की, तो जाहिर सी बात है सीधी होगा। आइए देखिए, गुलाब सागर बांध कहाँ स्थित है? गुलाब सागर बांध सीधी में स्थित है। सीधी में वो भी कौन सा गांव है? खड्डी खुर्दा गांव। ठीक है। निर्माणावधि हम लोग देखा जाए तो 1984 से 2018 के बीच इसका निर्माण हुआ है। वो भी 2 फेज़ में हुआ है। किन फेज़ में? 2 फेज़ में हुआ। एक फेज़ इसका चला था 1984 से 2009 के बीच, और दूसरा फेज़ चालू हुआ था 2010 से 2018 के बीच। अर्थात 2 फेज़ में चालू हुआ, 1984 से 2009 के बीच एक फेज़, दूसरा फेज़ 2010 से 2018 के बीच। अब बात आती है किस नदी के किनारे स्थित है, अर्थात गुलाब सागर बांध जब बना, बांध किसी न किसी नदी के किनारे बना होगा, जाहिर सी बात है। तो यह नदी कौन सी है? महाना नदी के किनारे बना है। उम्मीद करते समझ में। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यह रहा, विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आप लोग भी आज सोचते होंगे आज कितना सब क्वेश्चन आया इस नर्मदा से। हालांकि मैंने हिंट दे दिया इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही। फिर भी आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सही उत्तर चुन लीजिए। इसका सही उत्तर है नर्मदा। आप लोगों ने सही उत्तर ही चुना, क्योंकि आज नर्मदा बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर बार मतलब हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमारा नर्मदा आ गया। और नर्मदा हम लोग पहले भी लेक्चर में हम लोग देखे हैं, जब अमरकंटक पढ़ रहे थे, कि तीर्थराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है। हमने बताया था अमरकंटक। अमरकंटक पढ़ाते वक्त हमने नर्मदा की बात की थी, सतपुड़ा की बात की थी, मैकल की बात की थी। देखिए अब ये है हमारा विंध्यन रेंज और ये है सतपुड़ा रेंज। ये हमारा विंध्यन रेंज हो गया, ये हमारा सतपुड़ा रेंज हो गया। और ये देखिए ये निकल रही है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है ना, क्लियरिटी से दिखाता हूँ आपको। ये हमने बताया विंध्यन है, ये हमने बताया सतपुड़ा है, और हमारी नर्मदा नदी ये प्रवाहित हो रही दोनों के बीच से। ठीक है ना। और कहाँ गिर रही है? ये कच्छ या खंभात की खाड़ी या अरब सागर। समझ में आया? अब देखिए ये है नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र। नर्मदा नदी अमरकंटक से ये निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। ये प्रवाहित हुई जबलपुर। जबलपुर में 2 ये जलप्रपात का निर्माण किया, भेड़ाघाट। और यहाँ पे जबलपुर में एक बांध है, बरगी बांध। हमने आपको बताया कि नर्मदा का पहला बांध कौन सा है? बरगी बांध, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? जिसे अब जाना जाता है रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से अब जाना जाता है। और ये जो है ना बांध है, कब बना था हमने आपको बता दिया। सिंचाई क्षमता बिजली 100 मेगावाट। अब देखिए ये भेड़ाघाट हमारा जलप्रपात हो गया। तवा, तवा जो है होशंगाबाद जिले में पड़ता है, तवा नदी के किनारे, यह तवा नदी पर। और ये देखिए हमारा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है नर्मदा नदी। ये हमारा ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा के मानदाता गांव में है। कितने मेगावाट? 520 मेगावाट बिजली उत्पादन। और ये चला गया हमारा कहाँ पे? चलते 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 गिर गया कहाँ पे? कच्छ में या खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में या कैम्बे में। ठीक है। अब देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, भारत की सबसे लंबी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन कौन सी परियोजना हमने बताया? बरगी है, इंदिरा सागर है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, सरदार पटेल है। सरदार पटेल के बारे में जान लेते हैं। सरदार पटेल कहाँ, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है? सॉरी, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। कब बना है? निर्माण कब हुआ है? 1961 से निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसी नदी पे, किस पे? नर्मदा नदी पे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति या कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया है। ये सभी जानते हैं, ये 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की घटना है। ठीक है, निर्माण कराया गया है। और यह जो है ना निर्माण, सॉरी, ठीक है, निर्माण कराया गया है। और इसका जो निर्माण है
2010 से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का 7 अक्टूबर 2010 से प्रारंभ हुआ है। 2013 को जब इसका शुभारंभ किया गया, देखिए 7 अक्टूबर 2010 को क्या हुई, घोषणा हुई। बनना कब प्रारंभ हुआ, 2013 में, 31 अक्टूबर 2013। क्योंकि 31 अक्टूबर का दिन क्यों चुना गया, 31 अक्टूबर का दिन जो है ना, सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है। सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो 31 अक्टूबर से क्या हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। जब मोदी क्या थे, प्रधानमंत्री मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उद्घाटन कब किया, 31 अक्टूबर 2018 को। ये 13 नहीं है, यहाँ पे 2018 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके वास्तुकार कौन थे, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो डिज़ाइन किया, ढांचे का निर्माण किया, वास्तुकार वो कौन थे, रामजी सुतार वांची। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, हम तो जान लिए किस नदी के किनारे हैं, हमने नदी जान लिया कि नर्मदा नदी। अब स्थान कौन सा है, तो साधु बेटा नर्मदापुर, साधु बेटा नामक स्थान नर्मदापुर जिले में क्या है, स्थित है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या था, हमारा अगला प्रश्न था कि ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है नहीं। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी हमने आपको बता ही दिया है कि नर्मदा नदी पर स्थापित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इसलिए इस पर भी हम लोग समय नहीं गवाएंगे, आगे की ओर चलते हैं। हालांकि अब हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ है। इन क्वेश्चन को आप हल कीजिए, इन सभी क्वेश्चन को आप हल कीजिए और इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।